नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,831 नए मामले और 39,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 266 नए मामले और 451 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में अब तक लगाए जा चुके हैं 8,54,772 कोविड टीके। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अपर डिविजनल क्लर्क के पदों के लिए पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, तवांग सहित 11 जिलों में 72 केंद्रों पर हुआ परीक्षा का संचालन। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दास कथोबजम नई दिल्ली में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। मणिपुर सरकार में मंत्री और 6 बार के विधायक रह चुके हैं गोविंद दास कथोबजम। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,831 नए मामले दर्ज किए गए और 39,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 541 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,10,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.36% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 47 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 266 नए मामले सामने आए और 451 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 3 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 239 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,954 है और रिकवरी दर 91.31% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,237 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 74, लोअर सुबनसिरी से 34 और पापुमपारे जिले से 27 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 133, तवांग से 33 और पापुमपारे जिले से 31 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,54,772 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 4,88,550 टीके उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सवेरे लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मंत्री उपस्थित थे। ये इंस्टीट्यूट गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध होगा। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस इंस्टीट्यूट में 150 छात्र फॉरेंसिक विज्ञान का पेशेवर प्रशिक्षण ले सकेंगे। यहाँ देश का सबसे बड़ा DNA संस्थान भी बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लखनऊ के सरोजनी नगर में बन रहे इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च के अलावा प्रैक्टिकल पर भी जोर दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि देश में वर्तमान में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कमी है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू हो जाने के बाद इस कमी को दूर किया जा सकेगा और पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाले क्रिमिनल केसेस में दोषी करार दिए जाने की दर यानी कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी होगी। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान आज कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। होने जा रहा है और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर DNA केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो DNA के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला
इंस्टीट्यूट बनेगा। यहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB ने आज पूरे राज्य में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की। बोर्ड ने अपर डिविजनल क्लर्क के 53 पदों के लिए यह परीक्षा ली, जिसमें 43 पद APST कैंडिडेट्स के लिए हैं और 10 पद अनारक्षित है। इसके अलावा विभिन्न जिलों और विभागों के अनुरोध पर APSSB ने इसमें 9 अन्य पद जोड़े हैं। APSSB के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने आज कराई गई परीक्षा के लिए समुचित प्रबंध किए थे। यह परीक्षा ईटानगर राजधानी क्षेत्र, ईस्ट सियांग, तवांग, वेस्ट सियांग सहित 11 जिलों के 72 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। आज हम लोग का UGC का एग्ज़ाम हुआ है और पार्टिसिपेंट भी बहुत ज़्यादा था कैंडिडेट्स जो, और हम लोग का जो चेकिंग है वो भी बहुत स्ट्रिक्टली हुआ है। एग्ज़ाम दिया है और जो बाद में रिजल्ट निकलने से पता चलेगा कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब मणिपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास कोतहोजम आज नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में गोविंद दास ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गोविंद दास बिष्णुपुर विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने मणिपुर में कांग्रेस शासन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। गोविंद दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। हमारा देश में एक बदलाव का जो भावना आ रहे हैं, वही भावना में हम लोग बहना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम देश के लिए, देश के विकास के लिए जो चल रहा है, उससे प्रभावित होके सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी और संगठन का मंत्री PL संतोष जी हमको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने का मौका देने के लिए, और मैं मन और तन अच्छी तरह से पार्टी के लिए काम करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में जैसे 5 मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर में शामिल किया है। एक मणिपुर से जो मेरा बड़ा भाई की तरह है RK रंजन, इसको इतना अच्छा पोर्टफोलियो में डाल के दिया, और अरुणाचल से दिया एक, और असम से 2 दिया, और त्रिपुरा से एक महिला को डाला। तो ऐसा करके इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ है कभी। सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व में जो नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है, डेवलपमेंट में, पीस में। मणिपुर में आप देखा होगा, पहले जो अपने गवर्नमेंट आने से पहले मणिपुर क्या थे, हर एक दिन जनरल स्ट्राइक, बंद, ब्लॉकेट, किलिंग्स, फेक इनकाउंटर्स, कितना आदमी का जान गया, कितना रहने का मतलब ह्यूमन लाइफ वहीं पे नहीं था। तो लास्ट 4.5 इयर्स में आप देखिए, विजुअली देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, मोदी जी की गाइडेंस में और सेंट्रल लीडर्स की गाइडेंस में मणिपुर इतना पीसफुली जा रहा है और इतना डेवलपमेंट में आगे जा रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। खराब मौसम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीमें दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर लोगों को कोविड के टीके लगा रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर क्रादारी जिले के दुर्गम स्थानों पर जाकर कोरोना टीकाकरण कर रही स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को सराहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी टीकाकरण टीमें उतार चढ़ाव वाले रास्तों, ऊंचे पहाड़ों, खतरनाक नदियों को पार कर टीकाकरण को सफल बना रही है और इनका मकसद है कोरोना को हराना। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। इस दौरान भारत का मुख्य फोकस 3 विषयों पर होगा, जिसमें सामुद्रिक सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंक निरोधी मुद्दे शामिल रहेंगे। ये 10वां मौका है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इससे पहले पिछली बार भारत ने नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। एक वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत TS श्रीमूर्ति ने कहा कि महीने भर की अध्यक्षता के दौरान भारत प्रमुख मुद्दों पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगा, साथ ही ठोस रणनीति बनाने पर भी काम करेगा। Presidency of the United Nations Security Council on the 1st of August. It is indeed an important moment for India and for all of us in the permanent mission of India to the United Nations. I would like to thank France for presiding over the Council in July. During our presidency in August, India is organizing 3 high-level signature meetings focusing on our priority areas, that is maritime security, peacekeeping and counter-terrorism. India will also be organizing a solemn event in the memory of peacekeepers. The Security Council will also have on its agenda several important meetings, including Syria, Iraq, Somalia, Yemen, and the Middle East. The Security Council will also be adopting important resolutions on Somalia, Mali, and the UN interim force in Lebanon. I'm confident that India's presidency will contribute to strengthen international peace and security further. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्र में अग्रणी है। श्री नायडू ने हैदराबाद में कोविड टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक लिमिटेड का दौरा किया और वहां वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीके बनाने वाले भारतीय बायोटेक जैसे घरेलू कंपनियों के कारण ही देश जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्र में सबसे आगे हैं। भारत बायोटेक ने कोविड टीका बनाकर आम लोगों की जान बचाने का बड़ा काम किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष के अंत तक सभी नागरिकों को टीका लगा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वे मास्क, स्वच्छता रखने और सुरक्षित दूरी सहित कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करते रहें। उन्होंने भारत बायोटेक लिमिटेड के वैज्ञानिकों के कामकाज की भी सराहना की। The Government of India intends to vaccinate all eligible adults by the year end. I would also like to once again emphasize that the vaccination drive should become a pan-India Jana Andolan with increased participation from all sections of the life, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. Everybody should get vaccinated. सेव अर्थ मूवमेंट के तहत अरुणाचल बुलेट क्लब द्वारा आज ईटानगर से लेकर नाहरलगुन तक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम और पापुमपारे जिले के उपायुक्त पीगे लीगू भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री पोतोम ने कहा, युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और वृक्षारोपण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनको हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ग्रीन सिटी को बनाने के लिए बहुत ये एक स्टेप है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी आप लोगों का इस चैनल में जो भी व्यूअर्स है उन सभी को भी मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। हमको सबसे पहले वो
पार्किंग एरिया का डेवलप करने का है और जितना भी पार्किंग एरिया डेवलप कर सकता है तो कोकू नाला में एक आइडेंटिफाई किया है और चिंपू में एक 6 बार की विश्व चैंपियन भारत के मुक्केबाज MC मेरी कॉम टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी के बाद वापस भारत लौट आई हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिला फ्लाईवेट 51 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वालेंसिया के हाथों हारने वाली मेरी कॉम ने भारत आने के बाद ओलंपिक में पदक न जीत पाने पर अफसोस जताया और कहा कि बिना मेडल के भारत आने पर बुरा लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी उनकी खेलने की उम्र बाकी है और उम्मीद है कि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी। I feel very bad coming back with nothing. I feel very bad. बहुत दुख लग रहा। चीटिंग किया, मैनिपुलेट किया। ये तो बहुत जिंदगी में अब ऐसे देखा नहीं कि क्लोज फाइट होने से तो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर इजीली दो राउंड टू इजीली आई वाज विनिंग, देन हाउ कैन आई हाउ कैन आई लूज, हाउ कैन दे गिव मी दैट काइंड ऑफ डिसीजन। आई फील वेरी बैड, सॉरी। मैं ज़्यादा भी बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं खाली हाथ आने से सब लोग मेरा देशवासियों लोगों को माफी चाहती हूँ। Yes, why not? I still have age. 40 तक खेल सकती हूँ। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने आज टोक्यो ओलंपिक में चीन की विंग जियाओ को क्वार्टर फाइनल में 21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ PV सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ये दूसरा पदक है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में आज 8 बार की गोल्ड मेडलिस्ट भारत की हॉकी टीम अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की टीम से होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।